हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा कुमारी है और आज का हमारा विषय है रिट्स। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है रिट्स। आज हम चर्चा करेंगे रिट्स क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, किस आर्टिकल के तहत किसे ये अधिकार दिया गया है, किसके विरुद्ध दिया गया है और किसके विरुद्ध अवेलेबल नहीं है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। क्या रिट, जिसे कि हिंदी में लेख भी कहते हैं, यह क्या है? तो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स। रिट क्या है? कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको याद है तो भाग 3, हमारे संविधान के भाग 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है और हम हमेशा से यह पढ़ते आए हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है भाग 3 में जो अधिकार हमें दिया गया है वह जस्टिसिएबल है, फोर्सिएबल है, गारंटेड राइट्स है। तो गारंटेड राइट से कह देने मात्र से या किसी डॉक्यूमेंट्स में लिख देने मात्र से किसी चीज़ की गारंटी तो इंश्योर नहीं हो जाती है। तो जब कोई चीज़ गारंटेड है तो उसका कोई गारंटर होना चाहिए, ठीक है, जो उसकी गारंटी को क्या करे, इन्फोर्स करे, ठीक है, उसकी गारंटी को प्रूफ करे, ठीक है, उसकी गारंटी को बचा के रखे। तो इस रूप में सुप्रीम कोर्ट को, किसको? सुप्रीम कोर्ट को गारंटर चुना गया। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। जी हाँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन है, गारंटर कौन है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गारंटर कौन है, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है। और आपको बताना चाहूँगी कि 2015 में यूपीएससी प्रीलिम्स में यह पूछा गया, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में यह पूछा गया कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जवाब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वह मतलब शक्ति है, कहें, जो कि फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी गारंटी को इंश्योर करता है। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है। और फिर जब कोई गारंटर है तो उसके पास कोई तो मतलब साधन होना चाहिए, कुछ तो वेपन्स होना चाहिए जिसको यूज़ करके वह इसकी गारंटी को इंश्योर कर सके। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ के प्रोटेक्शन को लेके चिंतित है, जैसे अगर हम मान लीजिए एटीएम, ठीक है, एटीएम मशीन है, अब उसके बाहर किसी गार्ड को तैनात किया जाता है ताकि कोई आकर के एटीएम मशीन को तोड़ के उसमें से पैसा वैसा ना निकाल ले जाए। तो जो गार्ड हम लोग तैनात करते हैं उसको हथियार देते हैं ना, उसको गन देते हैं, ठीक है, ताकि वह इससे कोई अटैक करे तो खुद का प्रोटेक्शन करे, ठीक है, एटीएम मशीन का प्रोटेक्शन करे। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो कि गारंटर है उसके पास भी तो कोई वेपन्स होना चाहिए, ठीक है, कोई विशेष प्रावधान होना चाहिए जिससे वह फंडामेंटल राइट्स की गारंटी को इंश्योर करे। तो इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्या है? रिट। जी हाँ, तो रिट क्या है? रिट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को की गारंटी को इंश्योर करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या समझे आप कि रिट्स ऑर्डर है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। Writs are those extraordinary power which have been given to the Supreme Courts and to the High Courts। जी हाँ, यह पावर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी है। क्या पावर? रिट जारी करने का पावर, ठीक है, टू इन्फोर्स द गारंटी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम यह देख चुके हैं कि अधिकार क्या, मतलब रिट क्या है, ठीक है, और रिट अब हम देखते हैं कि रिट किस आर्टिकल के तहत किस को दिया गया है। तो रिट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार, रिट्स इशू करने का अधिकार दिया गया हुआ है। और इसी तरह आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि रिट्स सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी जारी करने का अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल 32 को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इससे रिलेटेड बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं जो आपको समझना चाहिए। जैसे कि ये कि आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर जी जो हैं वो संविधान की आत्मा कहे हैं। जी हाँ, हमेशा याद रखिएगा, इससे रिलेटेड दो बातें कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को भी कहा गया है और हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भी कहा गया है।
तो जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो जवाब होगा आर्टिकल 32। लेकिन जब यह कहा जाए कि संविधान सभा ने संविधान की आत्मा किसे माना, तो जवाब होगा हमारी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। सो दोस्तों, इसे अंबेडकर जी ने आत्मा क्यों कहा, ठीक है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आर्टिकल 32 किस भाग में आता है, हमारे जो पार्ट 3 है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 में हम क्या देखते हैं, क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है, ठीक है, 12 to 35। 32 कहाँ आता है, इसी बीच में आता है। तो क्या है, 32 भाग 3 का पार्ट है। किसका है, भाग 3 का। भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स देता है हमें, जस्टिसिएबल राइट्स है ये, फोर्सिएबल राइट्स है, गारंटेड राइट्स है, मतलब ये जो राइट्स है वो गारंटेड है। यानी कि आर्टिकल 32 जो कि सभी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला राइट्स है। आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। यानी अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हमें आर्टिकल 32 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करेगी और हमें हमारा फंडामेंटल राइट्स वापस दिलवाएगी। तो जिस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्स कराने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के हनन से बचने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, वह राइट ही अपने आप में क्या है, वह आर्टिकल ही अपने आप में क्या है, फंडामेंटल है। आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमें बाकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है, को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, वह खुद भी एक संवैधानिक फंडामेंटल अधिकार है, यानी कि वह खुद भी फंडामेंटल है। और यदि वह नष्ट हो जाता है, यदि यह नहीं रहेगा, तो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको जो इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत हमें जो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है कि किसी का हनन अगर फंडामेंटल राइट्स का हो रहा है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि यह प्रावधान नष्ट हो जाएगी तो फंडामेंटल राइट्स नष्ट हो जाएगा, फंडामेंटल राइट नष्ट हो जाएगा, तो बाकी संविधान जो है वह एक खोखला बन के रह जाएगा, ठीक है, उसमें जान नहीं रह जाएगी। जैसे हमारी ज़िंदगी जो है सिर्फ सांस लेना को जीना नहीं कहते हैं ना, आत्मा के बिना जिंदा रहना मतलब निरर्थक है, ठीक है, अस्तित्वहीन है। उसी तरह फंडामेंटल राइट्स के बिना, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी के बिना जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्वहीन है। तो समझिए यह आर्टिकल कितना इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी को इंश्योर करता है। इसीलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बी आर अम्बेडकर जी ने इसे हमारे संविधान की आत्मा कहा। इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, तो इसलिए यह अच्छे से जान लीजिए कि इसमें 4 क्लॉजेज़ हैं। आर्टिकल 32 में 4 क्लॉजेज़ हैं। पहला क्लॉज यह कहता है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह उसे इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाने का डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल 32 के क्लॉज 1 में दिया गया है। क्लॉज 2 में कहा गया है कि यदि इस तरह का कोई मामला आता है तो इन्फोर्स कराने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इशू कर सकती है, ठीक है, डायरेक्शंस इशू कर सकती है, रिट्स इशू कर सकती है। जी हाँ, रिट्स इशू करने का अधिकार आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 के तहत मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, कि वह रिट इशू कर सकती है। और इस तरह 5 तरह के रिट्स की बात यहाँ पर की गई है। जी हाँ, तो रिट्स के टाइप्स कितने हैं, 5 टाइप्स का रिट्स है, ठीक है। और क्लॉज 3 में यह कहा गया है कि यदि पार्लियामेंट चाहे तो वह किसी और कोर्ट्स को भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स के अलावा और कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट्स की बात नहीं शामिल होती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, हाई कोर्ट्स को रिट इशू करने का अधिकार दिया गया हुआ है,
ठीक है, यानी कि ऑलरेडी क्या हो रहा है, 226 के तहत हाई कोर्ट को ये अधिकार मिला हुआ है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों कोर्ट्स के अलावा, ठीक है, अगर किसी और कोर्ट्स को भी पार्लियामेंट चाहे तो रिट्स जारी करने का अधिकार दे सकती है। और क्लॉज 4 में ये कहा गया है, 32 के क्लॉज 4 में, कि सुप्रीम कोर्ट के पास मूव करने का, फंडामेंटल राइट्स के हनन पे सुप्रीम कोर्ट जाने का यह जो हमारा फंडामेंटल अधिकार है, ठीक है, उसको किसी भी हालत में बिना कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, तो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। यानी कि 32 में जो अधिकार हमें मिले हैं वह किसी सरकार द्वारा, किसी पार्लियामेंट द्वारा सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स नहीं है तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि आर्टिकल के 359 में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया हुआ है कि वह नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसे सस्पेंड कर सकता है। तो इस आर्टिकल के अलावा, प्रेसिडेंट के अलावा कोई और इस आर्टिकल से मिलने वाले अधिकारों को सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह बात ज़रूर से याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जारी करने का अधिकार है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स को रिट जारी करने का अधिकार है। और कितने तरह के रिट्स की बात की गई है, 32 और 226 दोनों में 5 टाइप्स के रिट्स की बात की गई है। ठीक है, यह 5 टाइप के रिट्स कौन से हैं, तो ये देखिए, पहला रिट्स है हैबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडमस, यानी कि परमादेश लेख। तीसरा है प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध लेख। चौथा है सर्श्योररी, यानी कि उत्प्रेषण लेख। और पांचवा है क्यू वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा लेख। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि 1950 से पहले केवल और केवल कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट को ही रिट्स जारी करने का अधिकार, रिट्स इशू करने का अधिकार था। लेकिन अब आर्टिकल 226 के तहत सभी हाई कोर्ट्स को रिट्स जारी करने का अधिकार है। तो आप यह जान लिए कि रिट्स क्या है। ठीक है, रिट्स किस आर्टिकल के तहत किस कोर्ट्स को दिया गया है। अब यह जानिए कि रिट की जो ये पावर है वह हमने कहाँ से ली। ठीक है, रिट्स की यह जो थ्योरी है वह हमने कहाँ से बोरो की, तो इंग्लिश लॉ से। जी हाँ, इसे इंग्लैंड से बोरो किया गया है। और इंग्लैंड में रिट की ये जो एक्सरसाइज करने की शक्ति है, यानी ये जो विशेषाधिकार है, वह वहाँ के राजाओं को, वहाँ के किंग को दिया गया हुआ था। ठीक है, जिसे कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये रिट जारी करने का अधिकार है। लेकिन इस रिट जुरिस्डिक्शन में किसकी पावर लिमिटेड है और किसकी वाइडर है। तो दोस्तों, 32 से मिलता है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार और 226 से हाई कोर्ट को। तो बेसिकली 3 डिफरेंस जो है कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला क्या है कि इन्फोर्समेंट के क्षेत्र में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक है, जब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रिट जारी कर सकती है। कब? केवल फंडामेंटल राइट्स के फेवर में। जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के पक्ष में भी रिट इशू कर सकती है। यानी कि साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर लिमिटेड है, जबकि हाई कोर्ट की पावर यहाँ पर वाइडर है। ये हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के व्यू से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया पावर उसके पास है कि वह किसी भी मामले में रिट जारी कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ विद इन इट्स टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जिस राज्य का हाई कोर्ट है उसी राज्य से रिलेटेड विषय में वह रिट्स इशू कर सकता है। अब यह बात अलग है कि अगर किसी 2 राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट है तो वह हाई कोर्ट दोनों राज्य के टेरिटरी के अंदर आने वाले विषयों पर रिट्स जारी कर सकेगा। इसके अलावा हम देखते हैं
कि अंडर आर्टिकल 32 जो रिट्स जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। रिट्स एक्सरसाइज करने के लिए वह मना नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट्स है, तो यह खुद में एक जस्टिसिएबल, एक फोर्सिएबल राइट्स है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके एक्सरसाइज के लिए मना नहीं कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है कि रिफ्यूज़ कर सकता है, मना कर सकता है रिट्स जारी करने के लिए, रिट्स ज्यूरिसडिक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि इस क्षेत्र में हाई कोर्ट की पावर अधिक है, ठीक है, वाइडर है, और सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड पावर है, क्योंकि वह केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के फेवर में, फंडामेंटल राइट्स के पक्ष में रिट्स इशू कर सकता है, और वह मतलब उसे जारी करना ही है, उसके पास ऑप्शन नहीं है रिफ्यूज़ करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी यानी कि जो 5 रिट्स हैं उन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला रिट है हमारा हैवियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह एक लैटिन वर्ड है, ये जितने भी रिट्स हैं, 5 रिट्स, ये सभी क्या है, लैटिन टर्म्स है, ठीक है, लैटिन वर्ड्स हैं। तो हैवियस कॉर्पस का मीन्स है टू हैव द बॉडी ऑफ, सशरीर उपस्थित करो। जी हाँ, अगर देखिए हिंदी वर्ड को तोड़ कर देखेंगे तो अर्थ सीधे समझ में आता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जो बंदी है उसे प्रत्यक्ष करो। यह ऑर्डर कौन देता है, कोर्ट देता है। यानी कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, तो आप क्या करते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, हैवियस कॉर्पस, ठीक है, मतलब रिट इशू करने के लिए गुहार लगाते हैं, आप रिट पिटिशन दायर करते हैं। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है कि ऑर्डर देगी कि भाई इस बंदे को, ठीक है, सशरीर मेरे सामने उपस्थित करो, ठीक है। देखिए ये जो रिट पिटीशन दायर करने की बात आती है ना, यह आप खुद भी, जैसे कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है, आप लेटर लिख सकते हैं, तो आप लेटर लिख सकते हैं, उस लेटर को रिट पिटीशन की तरह देखा जाएगा, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर आपके तरफ से ये पिटीशन जो है कि दायर कर सकते हैं। और जब ये पिटीशन आएगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये देखेगी कि क्या जो डिटेंस, आपको जो बंदी बनाया गया है वह लीगल तरीके से बनाया गया है या नहीं, कॉज चेक करेगी, लीगलिटी चेक करेगी। और अगर डिटेंशन गलत होता है तो आपको जो अरेस्ट किया गया है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। इलीगल डिटेंशन देखते ही, इलीगल रूप से अगर गिरफ्तारी हुई है तो वह इस गिरफ्तारी को रद्द करते हुए आपको फ्री करने का कमांड दे देगी, आपको फ्री करने की आज्ञा दे देगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि यह हैवियस कॉर्पस की जो रिट है केवल और केवल इलीगल डिटेंशन के खिलाफ है। यानी कि यह अगर आपको लॉफुली तरीके से, सही ढंग से अरेस्ट किया गया है तो उसके खिलाफ कोई सहायता नहीं देगी, ठीक है। उसके खिलाफ ये रिट पास नहीं होगा, इशू नहीं होगा। तो किस किस के अगेंस्ट ये हो सकता है, पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी। यानी कि किसी पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो उसके खिलाफ भी ये रिट आप पास करवा सकते हैं। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ के द्वारा किया गया है तो उसके खिलाफ भी आप ये रिट इशू करवा सकते हैं। लेकिन यदि आपको कानूनी तौर पर प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ द्वारा अरेस्ट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट हैवियस कॉर्पस का रिट इशू नहीं करेगी, क्योंकि आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये रिट क्या कर रहा है, हैवियस कॉर्पस आर्टिकल 21 के तहत हमें पर्सनल लिबर्टी की आज़ादी मिली हुई है। तो यदि आपकी पर्सनल लिबर्टी को छीना जाता है तो वह रिट इशू करके आपको आज़ाद कराएगी। लेकिन कब, अगर असंवैधानिक तौर से, इलीगल तौर से आपको अरेस्ट किया गया है। लेकिन यदि प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत किया गया है, लॉफुल तरीके से किया गया है, ठीक है, किसी सही लेजिस्लेचर या कोर्ट के द्वारा किसी सही प्रोसेस से किया गया है, ठीक है, किसी बाय कंटेम्प्ट कोर्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है, तो इसके खिलाफ आपको ये रिट जारी नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि 21 की शब्दों में यह साफ कहा गया है कि आपके लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को केवल और केवल प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ द्वारा छीना जा सकता है। तो यदि लॉ द्वारा आपकी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल लिबर्टी को छीनी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट कोई रिट्स जो है कि वह जारी नहीं करेगी, ठीक है।
यदि कोई कोर्ट, अगर कोई हाई कोर्ट है, तो वह अपने ज्यूरिस्डिक्शन के आउटसाइड के बाहर जाके भी किसी भी प्रकार के रिट्स जारी नहीं कर सकती है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा रिट जो है, यानी कि मैंडेमस। तो मैंडेमस को हिंदी में क्या कहते हैं? परमादेश लेख। इसका मतलब है वी कमांड, हम आज्ञा देते हैं। तो इसमें क्या करती है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वह कमांड देती है, वह आज्ञा देती है। किसे देती है? तो पब्लिक ऑफिस, ठीक है, किसी पब्लिक ऑफिसर को। सोचिए कोई पब्लिक ऑफिसर है और आप उसके पास किसी काम के लिए जाते हैं, वह काम नहीं करता है, वह उसका ड्यूटी है और वह उसे नहीं कर रहा है। यानी कि यदि कोई पब्लिक ऑफिसर अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप मैंडेमस रिट इशू करवा सकते हैं कोर्ट से। कोर्ट ये कमांड करेगा, उस ऑफिसर को यह आज्ञा देगा कि हम आपको आज्ञा देते हैं कि आपको, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, जिससे आप मना कर चुके हैं करने से, या फिर जिसे करने में आप असफल हो चुके हैं, उसे आपको परफॉर्म करना होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि यह जो वी कमांड है, यह जो आज्ञा है, वह मैंडेमस रिट है, यह तभी इशू होगी अगर पर्पस सेम हो। और पर्पस जो है कि क्या होना चाहिए? पब्लिक ड्यूटी। जी हाँ, पब्लिक ड्यूटी को पूरा करने के लिए ही यह रिट पास होता है। किसके? पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, चाहे वो कोई कॉरपोरेशन हो, इंफीरियर कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, गवर्नमेंट हो, बस पब्लिक ड्यूटी होना चाहिए तो उसके खिलाफ इशू होगा। और एक किसके खिलाफ इशू नहीं होगा? तो यह किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के खिलाफ इशू नहीं हो सकता है। जी हाँ, किसी प्राइवेट पोस्ट पर अगर कोई ऑफिसर है तो आप जाके उसे नहीं कह सकते कि आपको ये काम करना ही है, मैंडेमस रिट जारी हम नहीं करवा सकते हैं उसके खिलाफ। या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जिस पे स्टेशनरी फोर्स ना हो, यानी कि लॉ का फोर्स ना हो, जो संवैधानिक ड्यूटी ना हो, उसको इन्फोर्स करने के लिए भी हम मैंडेमस जारी नहीं करवा सकते हैं। ना ही हम किसी, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी ड्यूटी के लिए ही मैंडेमस रिट जारी होता है। अगर कोई डायरेक्शंस दिया गया है संविधान में, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट्स के लिए बहुत से डायरेक्शंस दिए गए हैं, उन डायरेक्शंस को इन्फोर्स करने के लिए मैंडेमस रिट्स जारी नहीं किया जा सकता। केवल और केवल मैंडेटरी ड्यूटी के लिए ही मैंडेमस रिट जारी हो सकता है। ना ही कंस्ट्रक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए रिट जारी होगा, ठीक है, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये रिट जारी हो सकता है, ना ही स्टेट गवर्नर्स के खिलाफ ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकती है, और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी के खिलाफ, के अगेंस्ट ये रिट जारी की जा सकती है। यानी कि सिंपल सा बात है कि मैंडेमस रिट केवल और केवल पब्लिक ऑफिसर्स के ऊपर पब्लिक ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए, जो कि मैंडेटरी हो, ठीक है, फोर्सिएबल ड्यूटी हो, उसको पूरा करने के लिए मैंडेमस रिट इशू किया जा सकता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं हमारा जो तीसरा रिट है, प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध लेख। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू फॉरबिड, टू स्टॉप, ठीक है, स्टे ऑर्डर। कई बार आपने सुना होगा ना, स्टे ऑर्डर लग गया है। तो यह क्या है? यह हायर कोर्ट्स के द्वारा इशू किया जाता है लोअर कोर्ट्स को। जी हाँ, प्रोहिबिशन एक ऐसा रिट है जो न्यायालय द्वारा न्यायालय के लिए इशू किया जाता है। कब इशू किया जाता है? तो यदि न्यायालय ऐसा कोई निर्णय लेने वाला होता है, ऐसा कोई कार्य कर रहा होता है जिसमें लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन देखने को मिलता है, जिसमें एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है, या फिर जिसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन का कोई मामला होता है, तो इस बेसिस पर, ठीक है, इन बेसिस पर हाई कोर्ट, मतलब जो हायर कोर्ट होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो अपने लोअर कोर्ट को यह आदेश देता है, ठीक है, यह रिट इशू करता है, प्रोहिबिशन रिट इशू करता है, और यह कहता है कि स्टॉप, यानी कि रुक जाओ, तुम्हारी यह जो लिमिट है तुम उससे पार जाके काम नहीं कर सकते हो। वह तुम्हारी, हम कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा खींच देना, कि उसके बाहर नहीं जा सकते हो, उस तरह का, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि यह रिट तब इशू होता है जब प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि अभी जजमेंट, अभी ऑर्डर जो है कि वह लोअर कोर्ट्स द्वारा आया नहीं होता है, उससे पहले ही इन बेसिस पर हायर कोर्ट क्या करती है, लोअर कोर्ट को यह रिट इशू कर देती है कि स्टॉप, यानी कि स्टे लगा देती है,
जब यह रिट इशू हो जाता है तो लोअर कोर्ट्स जहाँ जिस स्थिति में वह जो मामला रहता है उसी स्थिति में उस केस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो यह क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, एक प्रिवेंटिव रिट्स है। इससे प्रिवेंट किया जाता है किसी गलत जजमेंट को आने से रोकने के लिए, ठीक है। तो यह इशू होता है जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ, और किसके अगेंस्ट यह अवेलेबल नहीं है, तो यह अवेलेबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के खिलाफ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट बॉडीज़ के खिलाफ आप प्रोहिबिशन रिट्स इशू नहीं करवा सकते हैं। मतलब जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वह इन तीनों के अगेंस्ट यह रिट इशू नहीं कर सकती है। केवल और केवल जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही यह रिट इशू होती है। और जो चौथा रिट है वह क्या है, सर्श्योररी यानी कि उत्प्रेषण लेख। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, चेक करती है एक तरह से, टू बी इन्फॉर्म्ड, पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। तो जो हमारी प्रोहिबिशन रिट है ना, प्रोहिबिशन रिट और सर्श्योररी रिट, उसमें बहुत सी चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है ये देखिए कि सर्श्योररी रिट भी हायर कोर्ट्स द्वारा इशू किया जाता है लोअर कोर्ट्स के लिए, ठीक है। प्रोहिबिशन में हम क्या देखते हैं कि यह एक प्रिवेंटिव रिट है। क्या है, प्रिवेंटिव रिट। यहाँ पर यह प्रोहिबिशन रिट निकालकर किसी लोअर कोर्ट को रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, और प्रोसेस के दौरान प्रोहिबिशन रिट पास किया जाता है, जारी किया जाता है। लेकिन सर्श्योररी रिट वो रिट है जो कि कोर्ट टू कोर्ट ही इशू होता है, मतलब कोर्ट द्वारा इशू होता है, कोर्ट के लिए ही। लेकिन यहाँ पर हायर कोर्ट जो सॉरी फ्रेंड्स, जो ये रिट इशू करती है लोअर कोर्ट को, तो वह उससे यह कहती है कि जो भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, वह उसे सौंप दे, यानी कि वह जो रिकॉर्ड्स है उसे अपने पास भेजने के लिए कहती है, भेज देने के लिए, ट्रांसफ़र कर देने के लिए, उस केस और उस केस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को भेज देने के लिए, ट्रांसफ़र कर देने के लिए कहती है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि सर्श्योररी रिट जो है वह ऑर्डर आने के, जजमेंट आने के बाद पास होता है। तो क्या अंतर हो रहा है कि प्रोहिबिशन प्रोसेस के दौरान ही, जजमेंट से पहले ही पास होता है, जबकि सर्श्योररी रिट जजमेंट आने के बाद यदि उस जजमेंट में यह देखा जाता है कि लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, या फिर किसी प्रकार का एरर है, तो इन सभी ग्राउंड पे सर्श्योररी रिट इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, और लोअर कोर्ट्स को सारे रिकॉर्ड्स हायर कोर्ट्स के पास भेजने की जो है कि बात कही जाती है, ठीक है। तो यह एक प्रिवेंटिव रिट होने के साथ साथ एक क्यूरेटिव रिट भी है, जबकि प्रोहिबिशन रिट केवल और केवल प्रिवेंटिव रिट है। यह भी इशू होता है केवल और केवल जुडिशरी और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि 1991 से पहले वह केवल और केवल जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ इशू होता था, पर 1991 के बाद से यह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी इशू होता है अगर वह किसी इंडिविजुअल के राइट्स को इफ़ेक्ट करता है। और करंट टाइम में यह किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट बॉडीज़ के खिलाफ यह रिट इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि प्रोहिबिशन और सर्श्योररी दोनों न्यायालयी रिट है, जो कि न्यायालय द्वारा न्यायालय को ही जारी किया जाता है, न्यायालय के लिए ही जारी किया जाता है। हायर कोर्ट्स द्वारा लोअर कोर्ट्स को जारी किया जाता है। क्या करने के लिए? प्रोहिबिशन प्रिवेंट करने के लिए, और सर्श्योररी जजमेंट आने के बाद रिकॉर्ड्स को अपने पास मंगाने के लिए, ठीक है, किसी पेंडिंग केसेस को अपने पास मंगाने के लिए। साथ ही साथ जो अगर कोई केस ऐसा है जिसकी जजमेंट जो है कि इल्लीगल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो उसे नल और वॉइड भी ठहरा दिया जाता है, यानी कि वह रद्द कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
हमारे जो आखिरी और पांचवा रिट है वह है क्यू वारंटो, ठीक है, यानी कि अधिकार परीक्षा लेख, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी या फिर वारंट, किस अधिकार द्वारा। तो यह रिट जारी होता है किसी पब्लिक ऑफिस को धारण करने वाले ऑफिसर के लिए। जी हाँ, अगर कोई पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह रिट जारी करती है और इंक्वायरी करती है कि क्या वह जो पोस्ट, जिस पोस्ट पर है वह उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वह जो क्राइटेरिया निश्चित की गई थी, ठीक है, जो प्रोसेस है वह सही प्रोसेस के द्वारा उस पोस्ट पर आया है, या फिर जैसे होता है ना कि किसी सोर्स के द्वारा पैसा वैसा दे करके कई बार कोई पोस्ट जो है गवर्नमेंट पोस्ट, कोई पब्लिक पोस्ट को कोई ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर ऐसा कोई बात सामने आता है तो उसकी इंक्वायरी होती है और ये रिट जो है कि इशू की जाती है। अगर कोई इलीगल तरीके से एलिजिबल नहीं है और किसी पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करके बैठा है तो उसे उस पोस्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है, क्यू वारंटो रिट इशू करके, इंक्वायरी करके। तो हम क्या देखते हैं कि यह रिट इशू किया जा सकता है पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट, और किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, तो किसी प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट यह जो है कि इशू नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी प्राइवेट पोस्ट अगर कोई धारण किया है तो उससे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नहीं पूछ सकती, उससे ये नहीं पूछ सकती कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है, वह प्राइवेट अथॉरिटी है और जो भी प्राइवेट अथॉरिटी का जो ऑनर है वह डिसाइड करेगा। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि 5 तरह के रिट्स हमारे संविधान में आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को दी गई है, जिसका इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स और राइट्स को का हनन होने से रोका जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स, केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बाकी ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स जारी करता है। और इस क्षेत्र में रिट्स ज्यूरिसडिक्शन में अगर हम देखें तो हाई कोर्ट के पास अधिक पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेड पावर होता है, ठीक है। और आर्टिकल 32 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिक रिट्स जारी करने का अधिकार दिया गया है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि यह खुद में अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स है कि यह बाकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यह आज का हमारा विषय था। यदि आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।